राधे राधे। मैं निखिल अग्रवाल, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विंदारा टेम्पल ऑफ कॉमर्स में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 22 फरवरी 2025 को आप सभी का बिजनेस का एग्जाम है, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट ए के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके बिजनेस स्टडीज के, वो भी वन शॉट इस वीडियो में कंप्लीट आपका पूरे 8 के 8 चैप्टर्स इसमें मैं करवाऊंगा आपको। तो फटाफट से शुरू करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले जिन भी स्टूडेंट्स या व्यूअर्स ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब करें। सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है कि आपका व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है आपका? मैनेजमेंट आपका क्या है? एक आर्ट है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। अपना काम दूसरों से करवाने की जो कला है उसको हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं आपका। अब मैनेजमेंट का अकेला मतलब ये नहीं है सिर्फ दूसरों से काम करवाना। मैनेजमेंट का काम होता है दूसरों से काम करवाना कैसे? विद द एम्स ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मीन्स अपने काम को कम से कम कॉस्ट में एंड विदाउट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज करवाना आपको। मतलब काम को हमने समय पे पूरा भी करना है आपको और बिना किसी वेस्टेज के पूरा करना है। उसको हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले जैसे आपका आता है व्हाट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मतलब मींस कि मैनेजमेंट आपका क्या है? गोल ओरिएंटेड मींस हमारा उनका मेन काम क्या है? अपने टारगेट को पूरा करना। सेकंड थिंग आती है कि मैनेजमेंट कैसा आपका कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का मतलब होता है कि मैनेजमेंट का काम ये नहीं सिर्फ एक बार ही आपने मैनेज किया छोड़ दिया। तो मैनेजमेंट का काम आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, कॉन्टिन्यूसली आपका वर्क करता रहता है आपका। मैनेजमेंट क्या है? आपकी एक इंटेंजिबल फोर्स है जिसको हम फील कर सकते हैं। वी कांट सी इट और टच इट। ना उसको हम देख सकते हैं ना ही हम उसको हम आपका छू सकते हैं आपका। तो मैनेजमेंट क्या है? आपका एक इंटेंजिबल फोर्स है। फिर आपकी चीज आती है मैनेजमेंट कैसा परवेजिव है। मीन्स आपकी चाहे टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है या किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो नॉन ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हर जगह मैनेजमेंट काम आता है। इवन स्कूल्स में, कॉलेजेस में, क्लब्स में, रेस्टोरेंट में या हम कहीं इवन हमारे घर में भी आपका मैनेजमेंट आपका काम। बिना चीजों को मैनेज करे कोई भी काम करना बहुत मुश्किल है आपका। नेक्स्ट आता है कि मैनेजमेंट कैसा है आपका? कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मींस मैनेजमेंट डू नॉट रन विद आई, इट रन विद वी। मतलब वो मैं नहीं, हम के साथ वर्क करता है आपका। अगर मैं सोचूं कि मैं अकेले सब कुछ कर लूँ, ये चीज नहीं हो सकती है आपकी। जो चीज ग्रुप में संभव है वो ग्रुप में ही पूरी होगी आपकी। इसलिए मैनेजमेंट कैसा ग्रुप एक्टिविटी है, सबको इकट्ठा लेके चलता है, एक साथ आपका लेके चलता है। नेक्स्ट आता है वो कहता है मैनेजमेंट आपका कैसा है? मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। मींस मैनेजमेंट कैसा है? डायनामिक है वो। इट कीप्स ऑन चेंजिंग एज द आपका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसके हिसाब से मैनेजमेंट भी अपने आप को चेंज करता है, ताकि हम बदलते एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को भी बदल सकें और उनके साथ कोअप कर सकें। लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर जो मैनेजमेंट का आता है दैट इज मैनेजमेंट कैसा है आपका? मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल मीन्स में तीन काम मैनेजमेंट करता है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मीन्स कि मैनेजमेंट का काम क्या है आपका? कि एक तो हमारे जो टास्क हैं वो पूरा करना। लाइक हम कहते हैं मेरा टारगेट है यार, मुझे इतनी सेल्स अचीव करनी है या मुझे इस साल ये चीज अचीव करनी है ना, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो काम को पूरा करता है, उनको मैनेज करता है। दूसरी चीज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। कोई भी दो कंपनी सब कुछ सेम हो सकता है, सिर्फ फर्क किस चीज का होता है आपका? उनके जो एम्प्लॉयज काम करने वाले हैं, बंदे हैं, उनमें फर्क होता है आपका। तो मैनेजमेंट उनको भी संभालता है। एंड तीसरा ऑपरेशंस। मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारे जो टारगेट्स हैं या हम कहते हैं हमारा जो काम है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क और पीपल को से जो इंटीग्रेटेड हमारे जो ऑपरेशंस हैं, जो हमें जैसे हम करें कन्वर्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, तो वो सब काम भी आपका कौन करता है? मैनेजमेंट करता है। तो मैनेजमेंट आपका कैसा है? आपका मल्टी डायमेंशनल है। तीन टाइप से काम करता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस। नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि मैनेजमेंट आपका क्या साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है। इसके ऊपर आपको केस स्टडी आपको आ सकती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस के बारे में। क्या मैनेजमेंट साइंस है? इसमें जैसे मैंने आपको यहाँ पे इसमें लिखे हुए हैं, आपको नजर आ रहे हैं कि साइंस के क्या फीचर्स हैं आपके। सबसे पहले आता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मीन हम सबको पता है साइंटिफिक चीज़ों को जानने के लिए या पढ़ने के लिए हमारे पास किताबें होती हैं। एज लाइक एज मैनेजमेंट में भी किताबें होती हैं। तो यस, द फर्स्ट फीचर इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। दूसरा आप उसमें कहता है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब आपका जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं या साइंस में जो चीज़ें हैं वो कि कैसे होते हैं, बार बार चीज़ों को ऑब्जर्व करना, एक्सपेरिमेंट करना। बट वहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जैसे हम कहें कि हम अगर हम ग्रेविटी की बात करते हैं, तो ग्रेविटी क्या होगी आपकी? अगर मैं इंडिया में अगर बॉल को नीचे गिरता हूँ जमीन पे तो नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी, है ना। ऐसे ही अमेरिका में जाऊँ या कनाडा में जाऊँ या ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड कहीं भी जाऊंगा तो बॉल का अगर हम ग्रेविटी चेक करूँ सबके रिजल्ट सेम आएंगे। बट इन मैनेजमेंट क्या होता है? हम किन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करते हैं? आपके ह्यूमन पे। और ह्यूमन आपको पता है कि एक से दूसरे बंदे की जो नेचर होता है, फीचर होता है, वो अलग होता है। दोनों से जो रिजल्ट आएगा वो सेम आना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ये आपका जो फीचर है साइंस का वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है।
फिर वो कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मैनेज। जो साइंस है, वो साइंस में क्या होता है, कोई भी चीज़ होती है आपकी, वो किसी ना किसी कॉज या इफेक्ट पे डिपेंड होती है। मीन्स कि अगर हम कहें कि ये अगर आपने केमिकल डाला तो इसका परिणाम ये होगा। मैनेजमेंट में हम ये चीज़ नहीं कर सकते हम कि आपका कि हम कहें कि ये काम करोगे तो आपका ये चीज़ में होगी। हम उन चीज़ों को थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ टाइम कई बार होता है कि अगर हम ये मतलब हम ये नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट में अगर आपने ये काम नहीं किया तो इसका इसके बदले में हमारी ये चीज़ नुकसान हो जाएगा। तो ये वाला फीचर भी आपका मैनेजमेंट में प्रेज़ेंट नहीं है। तीस आपका लास्ट आता है फीचर साइंस का कि दैट इज़ यूनिवर्सल वैलिडिटी। मीन्स कि जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है यूनिवर्सली वैलिड है। जैसे मैंने कहा आपका लॉ ऑफ ग्रेविटी या हम कहते हैं लॉ ऑफ मोशन, वो हर जगह हर कंट्री वाइज़ या कोई भी हर जगह आपका वैलिड होता है एज़ इट इज़। बट जो आपके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे आपके होते हैं, वो उनको हमें चेंज करना पड़ता है। दो वो भी यूनिवर्सल वैलिड हैं, बट उनको हमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, साइज या नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी हैव टू कीप इट ऑन चेंजिंग। हमें उस एनवायरनमेंट के हिसाब से उसको चेंज करना पड़ता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये फीचर आपका प्रेजेंट नहीं है। तो अगर इन कंक्लूजन हम बात करें तो क्या वी कैन कॉल मैनेजमेंट एज अ साइंस? नहीं, हम मैनेजमेंट को साइंस नहीं कह सकते। वी कैन कॉल मैनेजमेंट एज अ सोशल साइंस। दूसरा आपका आता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। हम बात करें क्या मैनेजमेंट आर्ट है? सबसे पहली चीज आती है थ्योरेटिकल नॉलेज। यस, हमें पता है आर्ट की चीजों को करने के लिए भी किताबें होती हैं। थ्योरेटिकल नॉलेज आपके पास है, मैनेजमेंट में भी आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। तो यस, ये पहला फीचर आपका प्रेजेंट है। सेकंड सीट पर्सनल स्किल। जैसे एक आर्टिस्ट अपनी पर्सनल स्किल्स लगाता है, उसी तरीके मैनेजर भी अपनी पर्सनल स्किल्स या अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करके मैनेजमेंट की सिचुएशंस को, प्रॉब्लम्स को अलग अलग एनवायरनमेंट में उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो यस, ये भी आपका प्रेजेंट है। क्रिएटिव होता है आपका आर्टिस्ट कोई भी होता है, चाहे वो म्यूजिशियन है, जो एक चाहे वो पेंटर है, वो अपनी कलाओं का दिखाता है ना, स्किल से रिलेटेड आपकी चीज़ है। उसी हिसाब से मैनेजर भी कैसा होता है, क्रिएटिव होता है, वो अपनी अपनी नई नई सोच को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। तो यस, ये वाला फीचर भी आपका मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। एंड हम कहें परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। आर्टिस्ट में कोई अच्छा पेंटर होगा, म्यूजिशियन होगा, वो बार बार अपनी चीज़ों की प्रैक्टिस करेगा तभी वो एक अच्छा प्रोफेशनल बन पाता है। उसी तरह मैनेजमेंट में भी जो मैनेजर्स होते हैं या कोई भी एम्प्लॉय होगा, वो अपनी चीज़ों को जो सीखी होंगी उनको वो प्रैक्टिस करेगा बार बार, और उसी से उसको रिजल्ट मिलता है कि हाँ आगे जाके ये चीज़ अप्लाई होगी या नहीं होगी। तो ये फीचर भी आपका प्रेजेंट है आर्ट में आपका। तो यस, वी कैन कॉल मैनेजमेंट एज अ फुल फ्लेज आर्ट। उसको हम आर्ट कह सकते हैं, इसलिए कहते हैं मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर। फिर तीसरा आपका आता है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मीन्स कि क्या मैनेजमेंट आपका प्रोफेशन है? प्रोफेशन मीन्स किसी भी चीज़ के बारे में प्रोफेशनल नॉलेज होना। लाइक हम कहें सीए, लॉयर, डॉक्टर या आईपीएस है ना, ये सब क्या प्रोफेशनल्स हैं अपनी अपनी फील्ड में आपके होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्रोफेशनल लोग कहते हैं। सबसे पहला होता है स्पेशलाइज नॉलेज। जो प्रोफेशनल होता है उसको किसी भी चीज़ की प्रोफेशनल नॉलेज होती है। उसी तरह मैनेजर को भी जो पढ़ता है, हम एमबीए के थ्रू या हम कोई भी बिजनेस इन्वेस्टिंग कोर्स करते हैं, वहाँ पे हम किसके थ्रू करते हैं? नॉलेज के थ्रू ही बात करते हैं। तो यस, पहला फीचर आपका प्रेजेंट है। फिर कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होती है उनकी प्रोफेशन में, कोई भी फील्ड में जाएगा, चाहे लॉयर है या सीए या अकाउंटेंट है या डॉक्टर है, वो अपनी चीज़ की वहाँ पे ट्रेनिंग लेता है फिर काम करता है। मैनेजमेंट में भी ऐसा नहीं है कि मैनेजर को ट्रेन करने के लिए ऐसे अलग अलग हुए। एआईएम में एक सेटअप हो गया है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, बट वो अभी इतना कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको ट्रेनिंग लेनी ही पड़े। सर्विस मोटिव होता है उनका कि उनका काम है अपने क्लाइंट को सर्व करना। मैनेजमेंट में भी ऐसा नहीं है कि वो अपने क्लाइंट को सर्व करें, उनका काम होता है सिर्फ कंपनी के गोल्स को पूरा करना। तो ये अभी फीचर प्रेजेंट नहीं है। और एक हम कहें कि आपका प्रोफेशन में क्या होता है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, जैसे हम कहते हैं सीए के लिए आईसीएआई है, या डॉक्टर्स की जो अपनी इंस्टीट्यूशन होगा, या लॉ के लिए आपका लॉ बोर्ड है आपका, है ना, सबके लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी मौजूद है। मैनेजमेंट के लिए सेटअप हो गई है एआईएम में, बट वो भी इतना इफेक्टिव नहीं है, वर्क इतना नहीं कर रही कि मैनेजर जो होगा एआईएम में से पास होकर निकलेगा या उनके अथॉरिटी से निकलेगा। तो अभी ये फिलहाल ये फीचर आपका प्रेजेंट नहीं है। तो अभी हम मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन नहीं कह सकते, बट सून वी कैन कॉल इट एज अ फुल फ्लेज प्रोफेशन। उसको हम प्रोफेशन आगे जाके कह पाएंगे। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट आता है दैट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? इट इज अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इट इज अ कॉमन थ्रेड दैट रन्स थ्रू ऑल द एक्टिविटीज। आपको पता है कोई भी, चाहे हमारे 5 फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, वो बिना कोऑर्डिनेशन के काम, अगर कोऑर्डिनेशन उसमें एब्सेंस होगा तो वो कोई भी काम नहीं कर पाएगा ढंग से। हमने प्लान कर लिया, ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं किया, अगर हम चीज़ों को कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो आपका कोई फंक्शन आपका परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो जो कोऑर्डिनेशन है वो आपका क्या है? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या हैं, मतलब इसको आप फीचर्स कह लो, इंपॉर्टेंस भी इसको कह सकते हैं कि इट इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, ग्रुप का इकट्ठा एफर्ट लगवाता है। सेकंड चीज यूनिटी ऑफ एक्शन, सबका एक ही तरफ की, मतलब सब जगह वन प्लान और वन गोल, उनकी तरफ सब काम करें आपका। तीसरी चीज कोऑर्डिनेशन कैसा? कॉन्टिन्यूस है, मीन्स
कहने का मतलब ये है कि भी आपका ये नहीं होगा कि हमने एक बार कोऑर्डिनेशन अगर प्लानिंग में कर ली तो उसको ऑर्गेनाइजिंग की ज़रूरत नहीं है। कोऑर्डिनेशन जो आपका है वो लगातार हर फील्ड में हर जगह आपका काम करता रहेगा। उसी की बेसिस पे नेक्स्ट आपका फीचर आता है कि कोऑर्डिनेशन क्या है, इट इज़ अ परवेसिव फंक्शन, वो हर जगह काम आता है, टॉप, मिडल, लोअर। अगर आप उसमें कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो काम आपका ऑर्गेनाइजेशन कंपनी अच्छे से नहीं चल पाएगी। फिर आता है कोऑर्डिनेशन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैने ऑल मैनेजर, जितने भी आपके अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग-अलग मैनेजर, उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो, कि मार्केटिंग ने जो चीज़ जिसकी मार्केटिंग कर रही है, प्रोडक्शन वाला उसको तैयार रखेगा, परचेजिंग वाला उसके लिए माल खरीद के रखेगा। तो बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी काम नहीं हो पाता और कोऑर्डिनेशन बहुत डेलिब्रेट फंक्शन है, इसे बहुत सोच समझ करना पड़ता है। अगर कोऑर्डिनेशन आपस में खराब होती है तो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, उनको अचीव करने में बहुत मुश्किल होती है। नेक्स्ट आता है आपका अगला चैप्टर, आपका फटाफट आपको मैं इनके 14 प्रिंसिपल्स के नाम बता रहा हूँ आपका, कौन-कौन से आपके 14 प्रिंसिपल्स हैं ये आपके हैं। सबसे पहला आता है आपका डिवीजन ऑफ वर्क, मीन्स कि काम को छोटे-छोटे हिस्सों में डिवाइड करना, कि पूरा काम कोई भी एक बंदा ना करे, उसको छोटे-छोटे स्मॉलर जॉब्स में डिवाइड करके हर एक बंदा अपना-अपना एक काम को अचीव करे और हर बंदा उस काम में क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज़्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स कि किसी को पावर देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। किसी को भी ये ना हो कि ज़्यादा पावर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। अगर दोनों चीज़ों में बैलेंस नहीं होगा तो काम आपका खराब हो जाएगा। तीसरा आता है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ये कहता है कि आपका अगर हम कंपनी के रूल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे अपना सही से, तो कोई भी काम आपका कंपनी में अचीव नहीं हो पाएगा। कंपनी में डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है आपका। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड आपको ये कहता है वन बॉस आपका ओवर वन एम्प्लॉय। एक टाइम पे एक बंदे के ऊपर एक बॉस ही होना चाहिए, ताकि वो कोई भी क्योस एंड कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। कल को वो कोई भी किसी भी चीज़ के लिए आपको एक्सक्यूज ना दे सके कि हाँ जी मैं तो उनका काम कर रहा था, आपका काम इसलिए नहीं कर पाया। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स वही वन हेड वन प्लान, एक ग्रुप का एक ही प्लान होना चाहिए ताकि सब एक ही डायरेक्शन मूव करें। कोई ये ना कोई कोई नॉर्थ में जा रहा है, कोई ईस्ट में जा रहा है, कोई साउथ में, कोई वेस्ट में जा रहा है। एक यूनिट एक प्लान आपका। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल आता है डेट इज सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जनरल इंटरेस्ट, मीन्स कि अगर किसी भी एम्प्लॉय का जो सोच है या उसका जो वो इंटरेस्ट है, लाइन ऑफ इंटरेस्ट है, वो कंपनी के हित से अलग है, बस वो अपना फायदा देख रहा है, कंपनी का फायदा नहीं देख रहा, तो उसको अपना इंटरेस्ट को बोल के कंपनी के इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल आपको ये कहता है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि हर एक बंदे के साथ, एम्प्लॉय के साथ फेयर, काइंड एंड जस्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए। उनको अच्छी सैलरी, उनकी उनकी पोजीशन के हिसाब से, काम हिसाब से उनको सबको फेयर ट्रीटमेंट, उनको फेयर सैलरी मिलनी चाहिए। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये प्रिंसिपल आपको ये कहता है, सेंट्रलाइजेशन मीन्स का मतलब होता है कि जहाँ छोटी कंपनी है वहाँ पे जो आपके जितने भी पावर्स डिसीजन हैं वो सब किसी टॉप लेवल के हाथ में होता है। डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ पे काम आता है, जहाँ कंपनीज आपकी बहुत बड़ी होती है तो वहाँ पे वो पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अपने अपने डिवीजन के हिसाब से। तो कहने का मतलब सेंट्रलाइजेशन काम आएगा आपका छोटी कंपनीज में और डिसेंट्रलाइजेशन काम का आता है बड़ी लार्ज फर्म्स में काम आता है, जैसे टाटा बिरला टाइप्स आपकी। फिर नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन आपको पता है क्या कहते हैं कि आपका अगर मैं जैसे ये डायग्राम आप ध्यान से देखो तो उसमें दिखा रहा है कि अगर डी को जी से बात करनी है तो वो इन्फॉर्मेशन कैसे पास होगी, डी सी बी ए ई एफ और जी, फिर जी तक आपकी चीज पहुंचेगी। बट अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन जल्दी किसी तक पहुंचानी है तो वो सेम लेवल पे जो बंदे बैठे हैं वो आपस में डायरेक्टली बात कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। ये इसका एक सोल्यूशन है कि अगर हमें जल्दी काम करना है स्केलर स्केलर चेन के अंदर, तो उसमें हम जो सेम लेवल पे काम कर रहे हैं या सेम लेवल पे सेम पोजीशन पे वो डायरेक्टली बात कर सकते हैं। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स किसी को, मतलब कोई किसी के लिए हम किसी को कोई संदेश नहीं दे रहे। ऑर्डर का मतलब हो गया आपका कि हम ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल, हमारे जो बंदे हैं, हमारे जो मटेरियल्स हैं वो प्रॉपरली उनकी एक जगह होनी चाहिए, कहाँ वो बैठते हैं, कहाँ आपका हमारा सामान स्टॉक हमारा अवेलेबल होता है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल इक्विटी कहता है कि सबके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट हो, इक्वल ट्रीटमेंट हो, किसी को भी ये ना फील हो कि हाँ मैं अगर छोटा हूँ तो मेरे साथ कोई मिसबिहेव कर रहा है आपका। फिर आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। इसका मतलब ये होता है कि हर एक एम्प्लॉय को यही जताया जाए कि आपकी जॉब जो है वो सिक्योर्ड है, क्योंकि अगर उसके दिमाग में ये चीज़ रहेगी मेरी जॉब सिक्योर नहीं है तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि हमें कोई इसमें बेनिफिट नहीं है किसी भी कंपनी को कि वो चाहेंगे कि बार बार हमारे पास बंदे बदलते रहे। बंदे बदलने से कुछ या एम्प्लॉय टर्नओवर से कुछ नहीं होता। आपका अच्छे बंदे आपके पास स्टेबल रहें, आपके पास हमेशा के लिए रहें, वही कंपनी आगे जीतती है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। मतलब इनिशिएटिव आपको ये चीज़ कहता है कि भी आपका हमें हर एक बंदे को चांस देना चाहिए, चाहे छोटा आपका एम्प्लॉय है चाहे बड़ा है, कि हर कोई इनिशिएट कर सके ताकि वो आगे जाके उसकी भी डेवलपमेंट हो, उसके भी करियर में फ़ायदा हो और हमारे पास भी एक अच्छा ऑप्शन मिलता है कि हम जाके उसको आगे मैनेजर या अच्छी पोस्ट पे आगे रिक्रूट कर सकते हैं।
लास्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट द कॉर्प्स। इसका मतलब ये होता है कि हमें यूनिटी में काम करना चाहिए, हमें अपने ग्रुप का एफर्ट देखना, हमें ये देखना कि यार मैंने अपना काम कर लिया, दूसरे बंदे ने काम किया नहीं किया मुझे मतलब नहीं है। हमें अपनी आपस में एकता दिखानी है, मीन्स कि अगर मुझे ग्रुप को एक कोई टास्क मिला है तो अगर एक बंदा नहीं भी कर पा रहा तो उसका काम हम बाकी जितने जने हैं उनको डिवाइड करें ताकि हमारा ग्रुप गोल अचीव हो सके। तो ये आपके क्या 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपके, विच इज डेवलप्ड बाय मिस्टर हेनरी फ्योल, इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका आता है आपकी टेलर की, एफडब्ल्यू टेलर की, आपकी फेडरिक विंस्लो टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आपको जरूर आ सकता है इस बार पेपर में आपको। सबसे पहला आता है फंक्शनल फोरमैनशिप। ये कहते हैं कि आपका कंपनी में दो टाइप के डिपार्टमेंट होना चाहिए, एक प्लानिंग एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपका। प्लानिंग वाले में आपके 4 बॉस होते हैं, ठीक है, ऐसी प्रोडक्शन में आपके 4 बॉस होते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि हर बंदे के ऊपर आपके ये 8 बॉस होना जरूरी है। दूसरा आता है स्टैंडर्डाइजेशन है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, कि हमें काम को क्वालिटी से करना चाहिए और अपने काम को हमें सिंप्लीफाई मीन्स ये नहीं आसान मैथड, सिंप्लीफिकेशन मतलब होता है अपनी क्वालिटी पे अच्छा सा ध्यान दो और कम से कम एफर्ट में काम को पूरा करें। फिर आता है इसमें वर्क स्टडी में 4 चीज़ें आती हैं आपकी, जैसे फैटिग स्टडी की हमें ये देखना है कम हमें अपने एम्प्लॉयज को नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स कितने देने ताकि वो बिना फैटिग हुए आपका अच्छे से लगातार काम कर सके आपका, मीन्स डिसाइडिंग अबाउट द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स। फिर आता है आपका मेथड स्टडी। मेथड स्टडी आपको ये बताता है कि फाइंडिंग आउट द बेस्ट मेथड, कि सिंपल एंड इजीएस्ट मेथड ढूंढना ताकि काम आपका जल्दी से जल्दी अचीव हो सके। टाइम स्टडी ये इन्वॉल्व होता है कि एक काम को पूरा करने के लिए एक जॉब को पूरा करने में कितना समय लग रहा है आपका। एंड जो लास्ट है दैट इज मोशन स्टडी। मोशन स्टडी आपको ये चीज़ बताता है कि आपका कि हमारे व्हाट आर अवर प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स, ताकि हम अपने अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को कम करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव मूवमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के गोल्स जल्दी पूरे हों आपके। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम। ये भी एक अच्छा टेक्निक, इसमें वो कहते हैं आपका स्किल्ड सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड वर्कर्स के ऊपर कि जितना जो जो बना रहा है उनके वैसा वैसा उनका क्या होना चाहिए आपका, वैसा वैसा उनका पीस वे सिस्टम होना चाहिए ताकि जो अनस्किल्ड वर्कर है वो देखे मैं जल्दी से सेमी स्किल्ड में हूँ, सेमी स्किल्ड वाले सोचे मुझे जल्दी से स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी में हूँ ताकि मुझे पैसा उतना ही ज़्यादा मिले काम करने का। एंड लास्ट इज मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल होता है कि उनका आउटलुक चेंज करना, कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्लानिंग की तरफ, प्लानिंग डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन की तरफ, की मतलब दोनों का आउटलुक, दोनों की इमोशंस को सुधारना एक दूसरे के प्रति, कि दोनों की अपनी इक्वल इंपॉर्टेंस है, ना उसकी ज़्यादा ना उसकी ज़्यादा, वो अपना दोनों लोग अपना अपना काम करते हैं। ये आपके क्या है साइंटिफिक टेक्निक्स इसके एफडब्ल्यू टेलर के। नेक्स्ट आता है आपका डेट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट आपको पता है कि आपका वो फोर्स आपका जहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जो हमारे हाथ में नहीं होता बिजनेस के, तो जिसमें आपके कुछ जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेज होते हैं जो सब पे या किसी किसी फील्ड में अलग अलग सब पे काम करते हैं, उसको बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट समझना बहुत मुश्किल है आपके, ये 5 टाइप्स ऑफ डायमेंशन आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट की। सबसे पहला आपका आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, मीन्स कि कोई भी अगर पैसे रिलेटेड कोई भी आपका चेंज होता है तो डेट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। कोई भी टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन हो रही है डिग्रेडेशन हो रही है, डेट इज टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है, कुछ भी आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ या हम कहें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटीज कुछ मिल रही हैं आपको, डेट इज आपका सोशल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल मीन्स कि गवर्नमेंट में कोई चेंज आ रहा है, गवर्नमेंट कुछ अपना कोई रूल पास कर रही है, कुछ नॉट द लॉ, गवर्नमेंट की वजह से कुछ आपकी कुछ चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं, तो डेट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट मीन्स जब कोई कोर्ट या कोई अपने क्या नाम है कोई नया लॉ आपका रूल किसी चीज़ का बनाते हैं, जैसे डिमोनेटाइजेशन का रूल बना था या हम कहते हैं जीएसटी का लॉ पास हुआ, तो डेट कम्स अंडर लॉ, तो लॉ मीन्स लीगल एनवायरनमेंट। ये तो ये 5 आपके क्या हैं डायमेंशन हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। नेक्स्ट आता है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आ सकता है आपको, डेट इज डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन मीन्स ये किस लिए किया गया था आपका, इट एम वाज टू कर्ब करप्शन, करप्शन कम करना, काउंटरफीट करना, ताकि जो हाई डिनोमिनेशन ऑफ इलीगल एक्टिविटी जैसे ब्लैक मनी हो रही है, उनकी होर्डिंग हो रही है, उनको खत्म किया जा सके। तो 4 मेन फीचर थे डीमोनेटाइजेशन। से पहला कि अपने जो हमारा जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अच्छा सुधारना आपका, ताकि अच्छे से हम टैक्स को इकट्ठा कर सके। दूसरी चीज, ताकि जो लोग टैक्स से की चोरी कर रहे थे या टैक्स की अपने क्या नाम है प्रॉपरली कंप्लायंस नहीं कर रहे थे, वो हमारे इंप्रूव हो सके, तो हमारे पास कंट्री के पास ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स अवेलेबल हो, उनके पास ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो। तीसरी चीज़, डिमोनेटाइजेशन से क्या चीज़ हुआ, सेविंग्स इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब जो लोग अपना पैसा घर में दबा के बैठे थे, घर में पड़ा हुआ पैसा कभी भी आपका इंक्रीज नहीं करता है आपका। तो इसीलिए वो कहते हैं जब आपका डिमोनेटाइजेशन हुई तो सबके पैसे बैंक में आ गए, तो बैंक में जब पैसा आता है सर्कुलेशन में, सर्कुलेशन इतनी अच्छी होगी उतना ही हमारा फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रांग होगा आपका। एंड लास्ट, इट वाज एम टू क्रिएट अ
कैशलेस सोसाइटी या कैशलाइट इकोनॉमी, मतलब लोगों को कम से कम कैश अपने पास रखना पड़े ताकि हमारी इकोनॉमी बिल्कुल कैशलेस हो जाए आपकी। फिर नेक्स्ट आपका आता है डेट इज फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग सबको पता क्या होता है कि डिसाइडिंग एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। किसी भी चीज को कैसे करना, कब करना, कहाँ करना है या कौन करेगा, डेट इज प्लानिंग। या हम कह सकते हैं प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अगर आप यहाँ से वहां जाना चाहते हो तो आप कैसे वहां तक पहुंचोगे, वो जो रास्ता है वो आपको कौन देता है, प्लानिंग बना कर देता है। अब उसी के हिसाब से प्लानिंग के कुछ फीचर्स इन्होंने बताए हुए हैं यहाँ पे। सबसे पहला प्लानिंग क्या है आपका, इट इज अ मेन प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मीन सबसे पहला फंक्शन ये, अगर प्लान नहीं करेंगे तो बाकी फंक्शन को कैसे परफॉर्म करेंगे, सबसे आसान बात। दूसरी चीज प्लानिंग का काम होता है ऑब्जेक्टिव्स को फोकस करना, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव हैं इस साल के, इस मंथ के, इस वीक के या किसी भी चीज के आपके। इट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में काम यही होता है कि इन सब चीजों को आपका फोकस करके, ऑब्जेक्टिव फोकस करके डिसीजन को लेना कि हमें क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना। फिर आता है प्लानिंग कैसा है आपका, इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये लगातार चलता रहता है, ये नहीं है कि एक बार प्लान किया छोड़ दिया। प्लानिंग का काम आपका तब तक चलेगा जब तक उनको हम कंट्रोल नहीं कर लेंगे आपकी चीज़ों को आपका। तो प्लानिंग कैसे कॉन्टिन्यूसली है, वो हर फील्ड में हर जगह पे आपका लगातार वर्क करता ही रहता है क्योंकि हमने जो प्लान किया था क्या उस हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर नेक्स्ट आता है प्लानिंग कैसा है आपका, फ्यूचरिस्टिक है आपका। फ्यूचरिस्टिक मीन्स की भी प्लानिंग किससे इन्वॉल्व है, प्लानिंग आज हम टारगेट सेट करते हैं उसको हम देखते हैं कि आगे जाके क्या वो अचीव हुए या नहीं, इसलिए प्लानिंग कैसा है, फ्यूचरिस्टिक है। एंड प्लानिंग परवेसिव है, हर जगह काम आता है, चाहे टॉप लेवल हो, मिडिल हो या लो लेवल हो, कोई भी लेवल हो, हर जगह आपका जो प्लानिंग है वो वर्क करता है आपका। ऐसा नहीं है कि एक डिपार्टमेंट में काम करेगा दूसरे डिपार्टमेंट में काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता। प्लानिंग इज परवेसिव, इट वो आपकी हर ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ऑर्गेनाइजेशन में भी आपका काम आता है। फिर आता है प्लानिंग का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपके सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स, अपने टारगेट सेट करते हैं। सेकंड, डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमिसेस, मीन उसके लिए हम रास्ते ढूंढते हैं कि हम अपने टारगेट तक कैसे कैसे पहुंच सकते हैं। फिर आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, कि एक जगह जाने के और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास क्या क्या वेज हैं उस काम को पूरा करने के लिए। फिर हर एक ऑल्टरनेटिव्स को चेक करना, इवेल्युएट करना अच्छे से, उनमें से जो आपको बेस्ट लगता है उनको सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद अपने प्लान को इम्प्लीमेंट, मतलब सबको बता देना कि हमने ये चीज़ चुनी है, हम इस बात को फॉलो करेंगे। एंड लास्ट क्या आता है, फॉलो अप, उस काम पे चलना शुरू कर देना या उस पाथ पे चलना शुरू कर देना। दैट इज द प्लानिंग प्रोसेस। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है डेट इज प्लान। प्लान आपके दो टाइप्स के होते हैं, वन इज स्टैंडिंग एंड अदर वन इज सिंगल यूज। स्टैंडिंग प्लान कौन से होते हैं आपके, जो लगातार लॉन्ग टाइम तक होते हैं, चलते रहते हैं। सिंगल यूज प्लान होते हैं जो एक ही चीज के लिए काम आते हैं। जैसे मैंने बताया, जैसे आपको सिंगल यूज में कौन है, प्रोग्राम या बजट, वो एक सिंगल यूज होता है कि हमने एक चीज का बजट बनाया, वो काम पूरा हुआ, खत्म कर दिया। प्रोग्राम भी हो सकता है कि आपने एक चीज को सेट किया आपने, कि उसमें सब अपने रूल्स पॉलिसी सबको बनाया, उनको दे दिया कि ये काम हमने पूरा करना है, वो एक टाइम के लिए था, हुआ, खत्म हो गया आपका। स्टैंडिंग प्लान्स कैसे हैं, ऑब्जेक्टिव्स तो लंबे टाइम के लिए होते हैं। आपकी स्ट्रेटेजी होती है कि हमने काम को ऐसे पूरा करना है। पॉलिसी मींस कि हमारी पॉलिसी यहाँ पे कोई स्मोक नहीं करेगा या ये काम होगा तो इसमें ये पॉलिसी आपकी अप्लाई होगी। प्रोसीजर मींस किसी भी चीज़ के सीरीज ऑफ स्टेप्स। रूल्स कि आपने ये करना है या ये नहीं करना। एंड मेथड मींस जो ये बताता है जनरल गाइडलाइन, आपको इस काम को कैसे पूरा करना है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्लान्स। नेक्स्ट आपका चैप्टर जो हमारे पढ़ना था डेट इज चैप्टर नंबर 5 आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, एक ढांचा तैयार करना पूरा का पूरा, जो प्लानिंग में हमने बनाया है, प्लानिंग में हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए उनके लिए पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन, एक स्ट्रक्चर तैयार करना कि कौन कहाँ बैठेगा, किसकी क्या जिम्मेदारी हो, कौन क्या काम करेगा, क्या काम नहीं करेगा, ये काम किसको जवाब देगा या नहीं देगा, वो सब काम क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग के होते हैं। इसमें आपके दो टाइप के स्ट्रक्चर हैं, उनको मैंने डिफरेंस की फॉर्म में बताया आपको क्या है। वन इज द फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड अदर वन इज द डिविजनल। फंक्शनल वहाँ काम आता है आपका जहाँ पे हम फंक्शंस के हिसाब से डिपार्टमेंट बनाते हैं, जहाँ पे एक प्रोडक्ट होता है आपका। बट डिविजनल कहाँ काम आता है, जहाँ पे प्रोडक्ट्स आपके एक से ज्यादा होते हैं, तो वहाँ पे जो डिपार्टमेंट होते हैं वो प्रोडक्ट के नाम से ही बनते हैं आपके। तो सेकंड चीज, इसमें फंक्शनल स्पेशलाइजेशन आती है, मार्केटिंग में, सेल्स में या फाइनेंसिंग में, कोई फंक्शन एग्जाम्पल ले सकते हो आप। और जो डिविजनल है वो उसमें उसमें कहाँ फायदा मिलता है आपको, इट लीड्स टू प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। मींस कि भी अगर मैंने एक मेरी शू की फैक्ट्री है, एक मेरी आइसक्रीम की है, कपड़ों की है, तो हर एक बंदा अपनी अपनी फील्ड में क्या होगा, स्पेशलाइज होगा पूरे के पूरे प्रोडक्ट में। फिर कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर इज डज नॉट डेवलप ए मैनेजरियल डेवलपमेंट। वो फंक्शनल मैनेजर मतलब वहाँ पे हमें वो फंक्शनल मैनेजर है उस पर उतनी ही पावर है, बट यहाँ पे क्या है, मैनेजर डेवलपमेंट ज्यादा होती है क्योंकि उसको पूरे के पूरे प्रोडक्ट के बारे में पता लगता है कि क्योंकि एक प्रोडक्ट के अंदर ही सब आपके मार्केटिंग, फाइनेंसिंग, सेल्स, परचेज, प्रोडक्शन सब आ गया आपका। इस वजह से कॉस्ट ये ज्यादा इकोनॉमिकल होता है, काम करने में डुप्लीकेशन नहीं होती। वहाँ पे कॉस्टली होता है क्योंकि वहाँ पे आपके रिसोर्सेज डुप्लीकेट हो सकते हैं, कि मतलब आपका जो ट्रक है वो शू डिपार्टमेंट में भी काम आ रहा है, आइसक्रीम में भी काम आ रहा है या कहीं और भी काम आ रहा है। एंड लास्ट इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना
थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केटिंग वाला परचेजिंग पे डिपार्टमेंट, परचेजिंग वाला सेल्स पे या प्रोडक्शन पे किसी पे अपने इल्ज़ाम लगा सकता है कि उनकी वजह से काम पूरा नहीं हुआ। बट प्रोडक्शन में एक ही डिपार्टमेंट है, पूरा वो प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट उसी के अंडर आ रहे हैं, मतलब सॉरी उस प्रोडक्ट में सारे फंक्शन एक ही प्रोडक्ट के अंदर आ रहे हैं, तो वहाँ पे जो एक ही मैनेजर होगा तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना हमारा क्या होता है, थोड़ा ईजी होता है एज कम्पेयर टू फंक्शनल स्ट्रक्चर आपका। इसका नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, डेट इज डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। आपका डेलीगेशन आपको पता क्या होता है, प्रोसेस है जहाँ पे एक सबॉर्डिनेट को पावर मिलती है अपने सुपीरियर से, जो इमीडिएट सुपीरियर होता है उसका। बट डिसेंट्रलाइजेशन का एक प्रोसेस है जहाँ पे आपका मिडिल एंड लोअर लेवल को स्केलर चेन के हिसाब से पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है आपकी। उसके बाद इसमें क्या होता है, एक अथॉरिटी का सिर्फ एक पार्ट मिलता है, यहाँ पे फुल अथॉरिटी है उस लेवल को प्रोवाइड की जाती है। डेलीगेशन एक टेक्निक है जहाँ पे हम अपने काम को पूरा करवा रहे हैं लोगों से। और डिसेंट्रलाइजेशन की टेक्निक नहीं है, ये एक फिलॉसफी है जहाँ पे पूरे लेवल को एक पावर दी गई है ताकि वो पूरी ऑटोनॉमी के साथ काम कर सकें। फिर आता है आपका, इसमें अथॉरिटी डेलीगेटर की ही होगी, मैंने किसी को पावर दे दी तो ये नहीं मैंने पावर दे दी तो काम उसका ही होगा, काम मेरा था, मैंने सिर्फ जस्ट वो काम पूरा निकलवाने के लिए उसको आगे पावर दी है। यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग लेवल है पूरा का पूरा किसका है, उस लेवल का ही है, चाहे वो लोअर है या मिडिल लेवल है, तो उनका पूरी अथॉरिटी है, वही रिस्पॉन्सिबल होंगे उस काम को पूरा करने के। तो वही चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ सुपीरियर की रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी आपकी, जो हमारे जो मिडिल लेवल है, मिडिल लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे टॉप लेवल ने अगर पावर दे दी मिडिल लेवल को तो मिडिल लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम को पूरा करने के लिए, क्योंकि बिकॉज दे हैव फुल पावर। उसके बाद इसमें पर्सनल रिलेशनशिप होता है आपका सुपीरियर सबॉर्डिनेट में, बट वहाँ पे रिलेशनशिप किसका होता है, टॉप मैनेजमेंट का और अब बाकी डिपार्टमेंट्स का आपका। डेलीगेशन के बिना आपकी कोई भी कंपनी नहीं प्रॉपरली वर्क करती, पर डिसेंट्रलाइजेशन के बिना कंपनी काम कर सकती है आपकी। इसमें फ्रीडम कम होती है सबॉर्डिनेट्स को, यहाँ पे आपकी डिसेंट्रलाइजेशन में फ्रीडम्स क्या होती है आपकी, ज्यादा उनको मिलती है, ज्यादा ऑटोनॉमी, ज्यादा आपको वो फ्रीली काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका 6 चैप्टर आता है, डेट इज स्टाफिंग। आपका स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, सिलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, सही काम के लिए सही बंदे को चुनना और उसको वहां पे बिठाना। स्टाफिंग का प्रोसेस कैसे होता है, सबसे पहला आपका क्या होता है, मैन पावर रिक्वायरमेंट की हम देखते हैं कि हमारे पास कितने बंदे हमारे पास हैं और कितने बंदों की हमें जरूरत है। ये नहीं कि बिना सोच समझे हम कहेंगे कि हमें इतने बंदे हमें हायर करने हैं, हम पहले चेक करेंगे उस काम को करने के लिए कितने बंदों की जरूरत है और कितने मेरे पास अवेलेबल है, तो जो रिमेनिंग होंगे वही हम लोगों से रिक्रूट कराया जाएगा। सेकंड चीज आता है रिक्रूटमेंट, मीन्स कि लोगों को बुलाना, आओ जॉब के लिए अप्लाई करो। सिलेक्शन मीन्स की भी काम के लिए उनको चुनना बाय वेरियस टेस्ट। प्लेसमेंट करना उनके सिलेक्शन के बाद कि उनको बिठाना, उनको ओरिएंटेशन मीन्स उनको सिखाना कैसे काम करना है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना उनको कि आपका ये जॉब है, और आप उनको डेवलपमेंट मीन्स कि उनकी ग्रोथ करना उनकी, उनकी परफॉर्मेंस चेक करना, उनकी जो वो काम करेंगे महीने में, साल में, या जितने भी उनको साल हुए हैं आपके। फिर प्रमोशन या करियर प्लानिंग चेक करना उनके, एंड कंपनसेशन उसको उनके रिगार्डिंग उनको पैसा पे करना उनको। तो ये आपका क्या है स्टाफिंग प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आपका ये आने के इसके काफी हद चांसेस हैं आपके। नेक्स्ट आता है कि सिलेक्शन के आपके क्या प्रोसेस है। सबसे पहला आपका आता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, पहले बंदे का हम बैकग्राउंड वगैरह चेक करते हैं कि भी नॉर्मली जिसने लिखा है क्या था, सारा कुछ क्या है। दूसरा जिसमें आपके सिलेक्शन टेस्ट होते हैं अलग अलग, जिसमें इंटेलिजेंस टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, आपका एप्टीट्यूड है ना, इंटरेस्ट टेस्ट में किया जाता है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू मीन्स कि उसका लेना, अच्छे से इंटरव्यू भी पूछना उससे कितनी जॉब में उसको इंटरेस्ट है या नहीं है। फिर उसका उसको रखने से पहले उसको क्या रेफरेंस चेक करना कि बंदे को जॉब के बारे में पता कैसे लगा, उसके बैकग्राउंड चेक करना अच्छे से आपके, क्योंकि क्रिमिनल केस है, कुछ ऐसा तो नहीं कहीं से भागा तो नहीं हुआ है, कोई भी मिसहैपनिंग तो नहीं हुई हुई। उसके बाद सब कुछ अच्छा होगा तो उनके सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा, उस बंदे को चुना जाएगा आउट ऑफ जितने भी आपके बंदे आए होंगे जॉब को अप्लाई करने के लिए। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा ताकि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी भी चीज़ की डिसीज है कुछ ना हो, उसको जॉब ऑफर दी जाएगी। लास्ट पे होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मीन्स उसका एक बॉन्ड उससे साइन कराया जाएगा कि आप इतने टाइम तक हमारे पास काम करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका ट्रेनिंग मेथड, आपका इसी चैप्टर का पार्ट है आपका, जिसमें दो मैंने बताया आपको, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। आपके ऑन द जॉब मेथड्स आपके क्या होते हैं आपके, कि जहाँ पे आप काम पे अपनी वर्क प्लेस पे ही आपको ट्रेनिंग मिल रही है, डेट आर ऑन द जॉब मेथड्स। पर ऑफ द जॉब क्या होता है, आप अपने वर्क प्लेस से हट के कहीं और जा रहे हो काम करने के लिए, तो उसको बोलते हैं ऑफ द जॉब। इसमें आपको नाम बताया मैंने, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, कोचिंग लेना, इंटर्नशिप या जॉब रोटेशन। जैसे जॉब रोटेशन आपका बेस्ट एग्जांपल आपका जैसे बैंक में होता है कि एक बंदा कभी क्लर्क की पोजीशन में बैठा होता है, कभी वो कैश पे बैठा होता है, कभी वो कहीं बैठा होता है, या कभी कहीं बैठा होता है, उसको बोलते हैं जॉब रोटेशन। वो अपना काम करते करते ही वो अपनी अलग अलग जॉब्स के बारे में उसको नॉलेज मिल जाती है। ऑफ द जॉब में जैसे कॉन्फ्रेंसेज उनको अटेंड कराना, या उनको फिल्म दिखाना अपनी चीज़ की, केस स्टडीज के ऊपर काम करना है, कंप्यूटर मॉडल्स दिखाना है। वेस्टिबल ट्रेनिंग, वेस्टिबल ट्रेनिंग क्या होता है बेसिकली, कि आपकी वर्क एनवायरनमेंट का ही एक, हम कह सकते हैं कि एक स्पेयर चीज़ की, एक आपका वेस्टिबल स्कूल, डमी स्कूल काइंड ऑफ।
तो वो होता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग आपका। एंड प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस मतलब उनको एक इंस्ट्रक्शन बुक या कुछ प्रोवाइड कराना कि आप इसको स्टडी करो फिर आप अपने काम पर आ सकते हो, और दैट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। 7 चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट, दैट इज डायरेक्टिंग आपका, जिसमें से आपका काफी क्वेश्चन आते हैं आपके अराउंड 7 to 8 मार्क्स के आपके। डायरेक्टिंग बेसिकली है क्या, इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव। लोगों को इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, काउंसिल करना, मोटिवेट करना और लीड करना, ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकें आपके। जिसमें डायरेक्टिंग के कुछ फीचर्स मैंने बताए आपको। सबसे पहला क्या है, इट इनिशिएट एक्शंस, डायरेक्टिंग का काम है काम को पूरा कराना, वो काम करें। दूसरी चीज, डायरेक्टिंग कैसा है आपका, परवेसिव फंक्शन है आपका, हर जगह काम आता है आपका, चाहे टॉप, मिडिल, लोअर या ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह आपका ये वर्क करता है। इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मीन्स कि डायरेक्टिंग आपका क्या है, लगातार चलने वाला फंक्शन है। ये नहीं कि आपने एक बार डायरेक्ट किया, आपको चीजों को डायरेक्ट करना पड़ता है, चाहे प्लानिंग से लेके आप कंट्रोलिंग तक, आपको हर चीज में उनको डायरेक्शन देनी पड़ेगी, आपको ऐसे ऐसे काम अचीव करना है। एंड डायरेक्टिंग जो होती है वो कहाँ से फ्लो करती है, टॉप टू बॉटम, मीन्स कि जो बड़ा बंदा होगा, जो सुपीरियर होगा, वो सबॉर्डिनेट को डायरेक्ट करेगा, कभी भी सबॉर्डिनेट जो होगा सुपीरियर को डायरेक्ट नहीं करेगा। एंड लास्ट फीचर, इट डील्स विद पीपल, क्योंकि लोगों के साथ हम जुड़ते हैं, अपने एम्प्लॉयज के साथ जुड़ते हैं, तो इसलिए ये आपका है, इट डील्स विद पीपल, लोगों के साथ जुड़ता है, अच्छे से उनकी कमियां देखता है और उनको फिर ठीक करने की कोशिश करता है, दैट इज डायरेक्टिंग आपका। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है आपका मैस्लोज की नीड हियरार्की थ्योरी। कभी भी हम किसी भी इंसान की अगर हम कमी को ठीक करना चाहते हो तो उसमें उसकी नीड्स को चेक करते हैं। इन्होंने आपकी 5 टाइप की नीड्स बताई हैं आपकी। सबसे पहले जैसे नीचे से शुरू होता है आपका ये, फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल नीड्स, मतलब उसको कोई फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग, इसकी प्रॉब्लम आ रही है तो उसके उसके रिगार्डिंग उसको डिस्कस करना, उसकी चीज को, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करना। सेकंड आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, मीन उसको हेल्थ की, एम्प्लॉयमेंट की, या प्रॉपर्टी, फैमिली या सोशल, वो सोच रहा है कि यार मेरे आगे जाके फैमिली क्या बनेगा, कुछ सोशल नीड्स, तो उन्हें बोलते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। यहाँ तो नहीं उसको उसको कुछ अपनी फैमिली की चिंता और ये बात की। तीसरी हो सकती है आपकी लव एंड बिलोंगिंग, मतलब वही कि फ्रेंडशिप, फैमिली, इंटीमेसी या सेंस ऑफ कनेक्शन की कोई जुड़ नहीं रहा, उसको लग रहा है कि मैं अकेला अकेला हूँ या लोनलीनेस उसको फील हो रही है, अगर वो यहाँ फंस रहा है तो उसको बोलते हैं आपका लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। फिर चौथी आपकी आती है सेल्फ स्टीम, मतलब उसको रिस्पेक्ट चाहिए, लोग उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं या ऐसा कुछ, यहाँ तो नहीं वो फंसा हुआ। एंड लास्ट होती है सेल्फ एक्सप्लोरेशन, मीन्स मोरालिटी, क्रिएटिविटी, वो एक्सेप्टेंस करना कि जब हम कोई भी चीज को एक अपने पाथ पे चल रहे होते हैं, हमें देखते हैं कि यार मेरी क्या टारगेट है, मैं जिंदगी में मैं काम कर क्या करने आया हूँ, तो डेट इज सेल्फ एक्सप्लोरेशन नीड। उसको फोकस करना, उसको पढ़ना उसकी चीज को, और उसको समझाना कि आप ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो ये दीज आर द 5 टाइप ऑफ नीड्स जो बताइए किसी भी इंसान, कोई भी जहाँ पे आपका फंस के अपने काम में गिरावट आती है। तो ये दीज आर द मैस्लोज नीड हियरार्की थ्योरी, कि बंदा कहाँ आपका अटका हुआ है, पहले उसके नीड को समझना, फिर उसको समझाना कि आप ये काम अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इसमें आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन आपका क्या प्रोसेस है, जो लोगों को इनिशिएट करता है, गाइड करता है, ताकि वो अपने गोल्स को पूरा कर सके, उनको मेंटेन करें और अच्छे से उनको पूरा करें। इसमें आपकी 2 टाइप्स के इंसेंटिव्स होती हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। आपकी फाइनेंशियल इंसेंटिव जिसमें पे अलाउंस बढ़ा देना या प्रोडक्टिविटी लिंक्ड, जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा आपको, बोनस देना, प्रॉफिट शेयरिंग भी दे सकते हैं, स्टॉक ऑप्शन मतलब उनको कुछ शेयर्स दे देना कंपनी के, आपकी रिटायरमेंट बेनिफिट्स मतलब जैसे पेंशन वेंशन वगैरह आपका। एंड पर्क्स, पर्क्स क्या होता है कि एक्स्ट्रा फैसिलिटी, जैसे कार दे दी, रहने के लिए घर दे दिया, नौकर दे दिए, ये सब चीजें। तो ये तो हो गए जो पैसे से जुड़े होते हैं चीजें, डेट आर नोन एज फाइनेंशियल इंसेंटिव। नॉन फाइनेंशियल हम उनको क्या दे सकते हैं, आपका स्टेटस अच्छा, मतलब उसको उत्पन्न देना कंपनी में, ऑनलाइन क्लाइमेट उनके लिए अच्छा करना, वर्क एनवायरनमेंट का अच्छा करना, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब उसको ऐसी टास्क देना जिससे उसको नई अपॉर्चुनिटीज मिले। जॉब एनरिचमेंट मीन्स कि उसको ज्यादा ऑटोनॉमी देना काम करने के लिए, कि उसको अच्छे चैलेंजिंग टास्क देना। एम्प्लॉयर रिकग्निशन प्रोग्राम मीन्स कि उनको एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेट करा के उनको शाबाशी देना, अप्रिसिएशन देना उनको कि हाँ आप अच्छे से काम कर सकते हो। जॉब सिक्योरिटी मीन्स कि उसको ये फील कराना कि हाँ आपकी जॉब हम अगले 5 साल के लिए हमारे साथ ही काम करोगे या 10 साल के लिए, ताकि उसको ये फील हो कि हमारी मेरी जॉब जो है वो सिक्योर्ड है आपकी। एंड लास्ट एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन मीन्स कि हर टास्क में कम लोगों को इकट्ठा करना, ताकि सब मिलके काम कर सके, क्योंकि कई बार लोग लोनलीनेस के कारण अपना टारगेट्स को अचीव नहीं कर पा रहे होते आपका। तो दीज आर द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, जहाँ मतलब पैसा नहीं मिल रहा, पैसे के अलावा जो उनको एक सोशल अफेक्शन की जरूरत है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है इंसान को। फिर आता है आपका लीडरशिप। लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन इसमें आपका आता है डायरेक्टिंग में आपका, जिसमें आपके 3 टाइप्स के लीडरशिप स्टाइल आ जाते हैं। ये सबसे पहला आपका आता है ऑटोक्रेटिक, या इसको अथॉरिटी लीडरशिप भी कहते हैं, जहाँ पर आपका जो आपका बॉस होगा या सुपीरियर होगा वो आपको ऑर्डर देगा, आपने ये काम करना, तो वहां पे आप रिस्ट्रिक्टेड हो कि जो वो कहेगा वही काम आपको पूरा करना पड़ेगा।
दूसरा आपका होता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप, जहाँ पे वो डिस्कस करता है, या इसको पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी कहते हैं, जहाँ पे वो अपने एम्प्लॉयज के साथ या अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ डिस्कस करता है कि हाँ हमें ये काम करना है, आप बताओ कि राय दो कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए। एंड तीसरा होता है लेजर या इसको फ्री रेन भी कहते हैं, जहाँ पे वो अपने एम्प्लॉयज को खुला छोड़ देता है कि आपको मैंने अथॉरिटी दी, आपने ये काम करना है, आप जैसे आप अपना मेरे से मत बात करो, आप जैसे चाहते हो इसको काम को पूरा करो। दैट इज लेजर उनको फुल उनको फ्रीडम देना काम करने के लिए। फिर नेक्स्ट आता है इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट आपका, डेट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन आपका टू वे प्रोसेस है, जहाँ पे सेंडर और रिसीवर आपस में बात करते हैं, अपने आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं और एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं। डेट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में कुछ आपके बैरियर्स होते हैं जो समझाए आपको, जैसे सबसे पहला आता है आपका सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर क्या होता है, जहाँ पे बॉडी लैंग्वेज या चीज़ों गेस्टर्स की वजह से उनकी कम्युनिकेशन को या उनके वर्ड्स को गलत समझ लेना। जैसे जिसमें एग्जाम्पल दिए हैं, बैडली एक्सप्रेस मैसेज, अच्छे से समझाया नहीं। सिंबल्स भी डिफरेंट मीनिंग्स, कि मतलब राइट राइट है ना, नो नो, वो टाइप्स की चीजें आपकी। फॉल्टी ट्रांसलेशन, किसी ने बोला कुछ और किसी ने समझा आपको कुछ और दिया। अनक्लेरिफाइड असम्पशन, मतलब जिस चीज के बारे में वो समझा ही नहीं पाया, मैं बात किस चीज के बारे में कह रहा हूँ। लाइक टेक केयर ऑफ गुड्स, टेक केयर मतलब इसको संभाल के रखो, या वो कहना चाह रहा है टेक केयर मतलब टेक केयर ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स बेसिकली। तो डेट आर अनक्लेरिफाइड असम्पशन। टेक्निकल जार्गन में टेक्निकल वर्ड्स का यूज करना, कि जो हमारे बुक्स में किताबों में चीजें होती हैं कि सामने वाले वर्कर को नहीं पता कि ये क्या वर्ड बोल गया, उसको समझ ही नहीं आया, तो डेट इज टेक्निकल जार्गन की वजह से भी कम्युनिकेशन में बैरियर आता है। फिर आता है डेट इज बॉडी लैंग्वेज, मतलब वो सिर हिला रहा है नाम और बोल रहा है हाँ, तो डेट इज बॉडी लैंग्वेज। ये गेस्चर से डिकोड करना, उसको गलत डिकोडिंग करना उस चीज की, तो वो होता है। ये ऑल ऑफ दीज आर सिमेंटिक बैरियर। नेक्स्ट आते हैं आपके साइकोलॉजिकल मीन्स, की जब आपके हम अपनी माइंड की गलती की वजह से जो सेंडर और रिसीवर में कम्युनिकेशन में बैरियर आता है, जैसे प्री मैच्योर इवोल्यूशन, जैसे बच्चे बोल करते हैं हाँ जी हाँ जी सर समझ में आ गया चीज, दैट इज प्री मैच्योर, की पहली बोलने पहले कहना हाँ समझ में आ गई चीज। दूसरी चीज लैक ऑफ सुनना ना ध्यान से। तीसरा लॉस बाय ट्रांसमिशन, भूल के जाते जाते ये पुअर रिटेंशन पावर होना, या डिस्ट्रेस, कि जो बोलने सामने वाला होता है तो ये ऐसे ही बोल रहा है, आप में इस पर विश्वास ही नहीं है, तो दीज आर साइकोलॉजिकल बैरियर्स। फिर आपके आते हैं ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन या अथॉरिटी की वजह से आपके जो कम्युनिकेशन में गैप आता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि अगर आपको किसी से बात करनी तो पहले मेल डालनी पड़ेगी बॉस को बात करने के लिए या कुछ भी। तो दूसरा रूल रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है कि आप सीधा बॉस के पास नहीं जा सकते। स्टेटस जहाँ पे वेरी कर रहा है कि आप डर रहे हो अपने बॉस के पास जाने से। फिर आता है कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स है कि अगर आपको एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से बात करनी है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार बात करें तो करे कैसे आपका। एंड ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है कि वो ढंग से चीज़ों को इवॉल्व कर सकें आपका। तो ये होती है जो ऑर्गेनाइजेशन की गलतियों की वजह से, उनकी अथॉरिटी रिलेशनशिप्स की वजह से जो बात करने में डिफिकल्टी आती है। एंड लास्ट आती है पर्सनल बैरियर्स, मतलब जहाँ पे सेंडर और रिसीवर दोनों को वो एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है, उनके पर्सनल मैटर्स की वजह से आपस में विश्वास ना होना और बैरियर्स मतलब कम्युनिकेशन में बैरियर्स आना। जैसे फियर ऑफ चैलेंज अथॉरिटी, मतलब सुपीरियर को लगता है कि अगर मैं इसको काम दूंगा ये मुझसे अच्छा निकल के कहीं मेरी पोजीशन ना ले ले। दूसरा सुपीरियर को अपने सबॉर्डिनेट्स को कॉन्फिडेंस ही नहीं, यार ये नहीं कर सकते काम, मैं क्यों बताऊं भी क्यों। तीसरा अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, कोई बात करना ही नहीं चाह रहा मुझे लगता है। एंड लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स, या सुपीरियर को या सबॉर्डिनेट को प्रॉपरली इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे हैं जिससे जिससे वो अच्छे से काम कर सके। तो ये आपके क्या है कम्युनिकेशन के जो बैरियर्स हैं, इनका क्वेश्चन भी आपको मोस्टली आता ही आता है, इस बार भी आ सकता है आपका कि ये कौन सा बैरियर है, इसको आइडेंटिफाई करो या इनके और टाइप्स बताओ, ठीक है, या बाकी टाइप्स ऑफ बैरियर्स को आप एक्सप्लेन करो। वैसा क्वेश्चन इसमें आपको आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट आता है कि इनको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, जैसे क्लैरिफाइंग द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन, बात करने से पहले अपने आइडिया क्लैरिफाई करो, मैं इस चीज के बारे में बात करने जा रहा हूँ। कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू नीड्स, जैसे उसकी अंडरस्टैंडिंग है वैसे बात करो, ये नहीं है वो समझता हिंदी में आप बात कर रहे हो इंग्लिश में। कंसल्ट करो दूसरों से, पूछो उनसे कि हाँ ये आपको किस लैंग्वेज में समझ में आता है या मैं किस तरीके से समझाऊं बात को आपका। फिर आता है बी अवेयर ऑफ लैंग्वेजेस, आप क्या लैंग्वेज का टोन का या मैसेज का कंटेंट कैसा है वो अच्छा से ध्यान रखो कि आपकी उनको समझ में आए और किसी भी चीज का कि दूसरी भाषा में वो गलत मतलब ना निकले। एंश्योर प्रॉपर फीडबैक मीन्स कि फीडबैक लेना लोगों से प्रॉपरली कि आपको समझ में आया ही नहीं है, फॉलो अप लेना उनसे, इंस्ट्रक्शंस को रिव्यू करवाना उनसे, दोबारा पढ़ो उनको। एंड बी ए गुड लिसनर, हमेशा हर चीज सेंडर की ही गलती नहीं होती, बोलने वाले की सुनने वाली गलती होती है कि हम अटेंशन नहीं देते प्रॉपरली। तो हमें अटेंशन देना चाहिए, अच्छे से सुनना चाहिए वो कि वो क्या कहना चाह रहा है आपका। लास्ट आपका चैप्टर पार्ट ए में आता है डेट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, मीन्स इंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज इन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड एज पर प्लान्स, कि जैसा हमने प्लानिंग की थी वैसा ही हमने अपने एक्टिविटीज को पूरा किया या नहीं किया, उसको बोला जाता है आपका कंट्रोलिंग। मतलब मीन्स चेक करना कि क्या काम वैसे हुआ या नहीं हुआ आपका। जिसमें आपका कंट्रोलिंग के आपके 5 स्टेप्स हैं।
या आप कह सकते हो 5 स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। सबसे पहला क्या होता है, अपने टारगेट्स को चुनना, वो जो काम प्लानिंग करता है। सेकंड काम होता है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि आपने एक्चुअल में कितना काम किया उसको क्या करना है, मेजर करना। तीसरी चीज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस भी, दोनों कंपेयर करना कि क्या काम हुआ क्या काम नहीं हुआ। चौथा, अगर उसमें कोई कमी है तो उन कमियों को, डेविएशंस को एनालाइज करना। इसमें दो तरीके होते हैं एनालाइज करने के आपके, एक होता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में, हर छोटी छोटी चीज के ऊपर ध्यान रखना, एंड एक होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मीन्स कि अगर अगर हम सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो हमारे जो जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है उनको छोड़ के अपने जो की एरियाज हैं उन पे ध्यान देना, दैट इज एनालाइजिंग ऑफ डेविएशन। एंड लास्ट आता है कि अपने डेविएशन को ढूंढ के करेक्टिव मेजर्स लेना, ताकि हम आगे से वो गलती हमारे पास ना हो। तो ऑल ऑफ दीज आर द स्टेप्स ऑफ आपका प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। कि कंट्रोलिंग की क्या प्रोसेस है आपके, कि कैसे काम करता है शुरू से लेके एंड तक। तो ये था, मैंने फटाफट आपको गो थ्रू कराया है। जस्ट एक गो थ्रू है, ताकि आपको फटाफट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में उनके मीनिंग्स पता लग सके। ये कोई डीप स्टडी नहीं है, जस्ट एक चीज़ है कि टॉपिक के बारे में आपको पता लगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी थोड़ी ही टाइम में मैं आपका दूसरा भी डाल दूंगा, जो पार्ट पी के जो आपके 4 चैप्टर्स हैं उनकी भी ऐसी वन शॉट वीडियो डालने वाला हूँ। तो तब तक के लिए इसको आप अच्छे से अपने चैप्टर्स को गो थ्रू कर लें। ठीक है, बहुत फटाफट बनाया है ताकि आपको लोगों को जल्दी ये चीज़ समझ में आ जाए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।